जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसफ़ यासीन और आपको रिलेशंस एंड बियॉन्ड में खुश आमदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे किसी भी इदारे में आप जब काम करते हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग इदारे में, और उसकी भी क्या क्या टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो जब वहाँ पे कोई हादसा हो जाए, वर्कर किसी इंजरी का शिकार हो जाए, तो उसके लिए लॉ में क्या कंपनसेशन मौजूद है और क्या उसका राइट है, ये सब वर्कर्स को पता होना चाहिए। इस सिलसिले में आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस हादसात को जो लॉ डील करता है वो है द वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923 का जो लॉ है, जो कि फेडरल लेवल पे था, बाद में 18th अमेंडमेंट के बाद इसको अडॉप्ट कर लिया उसी तरह सूबों ने। तो इस लॉ के तहत क्या क्या किसी वर्कर के राइट हैं और क्या उसको बेनिफिट मिलेगा और मालिक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये सारा प्रोसेस किस तरह से होता है, ये जानना आप सब दोस्तों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस द वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923 के तहत होता ये है कि अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हादसे की सबसे पहले तो नेचर देखी जाएगी कि वो किस तरह का हादसा है। कुछ हादसा ऐसे होते हैं कि जिसमें वर्कर्स की डेथ हो जाती है, वो एक्सपायर हो जाते हैं, वो हादसा फेटल एक्सीडेंट कंसीडर किया जाता है और उसकी कंपनसेशन मौजूदा टाइम में 5 लाख रुपया है, जो कि उसको पे की जाएगी फ्रॉम एम्प्लॉयर साइड। अच्छा, अगर कुछ हादसा ऐसे होते हैं जहाँ पे वर्कर बेचारा डिसेबल हो जाता है, उसकी आगे टाइप है कि वो डिसेबलमेंट किस तरह की है। तो असल ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जिन्हें ये पता होना चाहिए कि उनके किसी जानने वाले की, किसी अजीज़ की, किसी इदारे में काम करते हुए अगर कोई डिसेबलमेंट हुई है तो वो क्या कॉम्पनसेशन उसके अगेंस्ट लेने का हकदार है। अच्छा, इसमें कुछ ये भी हैं कि अगर आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हो, जगह से मुराद अगर या तो वो फैक्ट्री हो सकती है, वो रेलवे की कोई वर्कशॉप हो सकती है, रोड ट्रांसपोर्ट हो सकती है, कंस्ट्रक्शन साइट हो सकती है, इसी तरह के और भी डिफरेंट एम्प्लॉयबिलिटी की जो साइट्स हैं वो लॉ में गिवन है। वहाँ पे अगर काम करते हुए, तो हम ज़्यादातर बात कर रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग इदारों की, फैक्ट्रीज़ की, जहाँ पे लोग काम करते हैं और आए दिन हम सुनते हैं वहाँ पे डिफरेंट हादसात होते हैं। कभी कोई आग लग गई, हादसा हो गया, कभी कोई और बॉयलर फटने से हो गया, या किसी भी तरह से अगर कोई हादसा होता है किसी वर्क साइट पे, तो वहाँ के जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो ये बेनिफिट उनको क्या क्या हक मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये है जी कि अगर कोई हादसा होता है या मालिक के नोटिस में लाया जाता है, फॉर एग्जांपल एक कोई वर्कर है, उसको किसी मशीन पे काम करते हुए एम्पुटेशन हो गई है, उसका हाथ कट गया है, उसके साथ कुछ हुआ है, या फिर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें ऑक्यूपेशनल डिजीज़ कहते हैं, लाइक वो भी लॉ में गिवन है। सिलिकोसिस, जो ग्राइंडिंग वगैरह पत्थरों की हो रही होती है, वहाँ पे सिलिकोसिस की डिजीज़ लोगों को हो जाती है, लेड पॉइजनिंग हो सकती है। अगर आप मेडिकल की इस तरह के काम करते हैं तो एक्स रेज वगैरह का एक्सपोजर आपको हो सकता है। सिनेमेटोग्राफी में अगर हम काम करते हैं तो वो मालिक के नोटिस में हादसा लाया जाएगा और 3 दिन के अंदर अंदर मालिक किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से फ्री ऑफ कॉस्ट उस वर्कर का एग्जामिन करवाएगा। लॉ के तहत मालिक पाबंद है कि वो फ़ौरन वर्कर को मेडिकल के लिए लेके जाए और उसका मेडिकल 3 दिन के अंदर अंदर किया जाए। अच्छा, मेडिकल जब किया जाएगा तो उसका फिर आगे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कि उसको कंपनसेट किस तरह करना है और फर्दर उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो उसमें भी 2 चीज़ें हैं कि जब एक हादसा हुआ, मालिक के इल्म में आया, उसने वर्कर का मेडिकल करवाया, और उसके बाद अगर उसको वो कंपनसेशन नहीं मिलती जो कि उसे मिलनी चाहिए, तो वो इसी लॉ के तहत एक इदारा है, एक अथॉरिटी है, कमिश्नर वर्कमेंस कंपनसेशन अथॉरिटी, वो उसके पास, जो कि लेबर डिपार्टमेंट में एक कोर्ट मौजूद है जो कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, वहाँ पे आके वो अपना कंपनसेशन क्लेम करेगा और उसको फिर आगे प्रोसेस के तहत वो कंपनसेशन दी जाएगी। अगर वर्कर की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को वो कंपनसेशन मिलेगी। उसके जो लीगल डिपेंडेंट्स हैं, जो कमिश्नर डिक्लेयर करेगा, लॉ में गिवन हैं, जो कि हमारे नॉर्मली इस्लामिक लॉज के मुताबिक वो होते हैं, तो उनको वो कंपनसेशन उनकी फैमिली को डेथ की सूरत में मिलेगी। और अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो ऑब्वियसली वो उसी वर्कर को मिलेगी।
अच्छा, उसके लिए आगे फिर प्रोसेस ये है कि कंपनसेशन कमिश्नर के पास कुछ अख्तियार हैं इस लॉ के तहत। उसके नोटिस में अगर कोई एक्सीडेंट आता है तो वो एम्प्लॉयर से स्टेटमेंट ऑफ फेटल एक्सीडेंट्स मांग सकता है कि आपके इदारे में कोई हादसा हुआ है, आप जो है ना उसकी रिपोर्ट सबमिट करें। वो रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट की बेस पे आगे कंपनसेशन प्रोसेस शुरू होगा। या अगर कमिश्नर के नोटिस में वर्कर या उसकी फैमिली लाएगी क्लेम ऑफ कंपनसेशन, वो इंस्टीट्यूट करेगी, तो फिर आगे वो प्रोसेस शुरू होगा। एक इसमें ये भी है कि कमिश्नर कंपनसेशन जो डिपेंडेंट्स होंगे किसी डिसीज्ड वर्कर के, जिस वर्कर की डेथ हो जाती है, तो वो उसको इन्फॉर्म करेगा कि इट्स अप टू यू कि आप अपना केस दाखिल करना चाहते हैं या नहीं। सम टाइम बहुत सारे हादसा की सूरत में मालिक पे करते हैं लोगों को, डिपेंडेंट्स को अच्छा पे करते हैं और वो केस नहीं करते। तो इस लॉ में ये गिवन है कंपनसेशन उसी अमाउंट को कंसीडर किया जाएगा जो थ्रू कमिश्नर कंपनसेशन दी जाएगी। तो इसलिए एडवाइजेबल यही होता है कि वो अमाउंट कमिश्नर कंपनसेशन के पास सबमिट करवाई जाए और वो लीगल डिपेंडेंट्स को प्रॉपर देखते हुए, डिक्लेयर करते हुए वो कंपनसेशन की अमाउंट जो है वो डिपेंडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कमिश्नर वर्कमैन कंपनसेशन अथॉरिटी। अच्छा, उसमें जो डिसेबिलिटी की टाइप्स हैं वो हम डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इशू अगर कोई आता है कंपनसेशन अमाउंट का तो वो डिसेबिलिटी में आता है। लॉ में डिसेबिलिटी का मतलब है कि अगर आप कोई काम ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आप जो एक काम अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकते थे और अब आप इनकैपेसिटेट हो गए, वो वाला काम आप पहले की तरह नहीं कर सकते, दैट इज़ अ डिसेबलमेंट। उसमें आगे फिर टाइप्स हैं, दो मेजर टाइप्स हैं। पहली तो ये है कि टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट और दूसरी है टोटल पार्शियल डिसेबलमेंट। तो उसी की बेस पे फिर आगे आपके 100% कंपनसेशन जो है वो डेथ है, और बाकी कुछ जो टोटल डिसेबलमेंट है उसमें 100% ही कंपनसेशन लाइक जिस तरह जितनी रकम डेथ की है उसी हिसाब से दी जाती है, और ये कंपनसेशन अमाउंट चेंज होती रहती है। अब हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी 5 लाख चल रहा है, जिस तरह मैरिज ग्रांट, डेथ ग्रांट गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दी है, तो ये कंपनसेशन अमाउंट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। 5 लाख पहले 4 थी, अब 5 लाख है, माइट भी ये भी इंक्रीज़ हो जाए। तो ये नॉर्मली डेथ ग्रांट जो डिपार्टमेंट देता है, जो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि वो 6 लाख से 8 लाख रुपया कर दी गई है। तो ये कंपनसेशन अमाउंट भी पहले 4 है, फिर 5 हुई है, अब 5 से आगे इसको भी इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। नॉर्मली ये डेथ ग्रांट के इक्वल पहले होती थी, अभी 1 लाख का फ़र्क है, और अब आगे ये इक्वल या इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हम बात कर रहे थे डिसेबिलिटी की टाइप्स की। तो अगर तो किसी वर्कर की डिसेबिलिटी हुई है जो कि लॉस उसका हुआ है, डिसेबलमेंट उसकी टोटल डिसेबलमेंट है और परमानेंट डिसेबलमेंट है, तो वो 100 कंसीडर होगी। वो मैं ये आपको बता देता हूँ कि वो कौन कौन सी होंगी। अगर आपके लॉस ऑफ बोथ हैंड्स, दोनों हाथ किसी वर्कर के किसी जगह पे काम करते हुए कट जाते हैं, तो दैट इज़ कंसीडर्ड एज 100% डिसेबलमेंट, और इसकी कंपनसेशन 5 लाख ही होगी। और लॉस ऑफ 1 हैंड एंड 1 फुट हो जाए तो वो भी 100% है। आपकी आई साइट का लॉस जो है दैट इज़ 100%, एंड और एब्सोल्यूट डेफनेस हो जाए तो वो भी 100% डिसेबलमेंट में आएगी। और फेशियल डिसफिगरमेंट आपकी मेजर हो जाए, आपका ये जो चेहरा है ये डिसफिगर हो जाए किसी हादसे के दौरान काम करते हुए, तो इसकी जो कंपनसेशन परसेंटेज है वो 100% के हिसाब से है। इट मीन्स कि ये 5 लाख रुपया ही किसी वर्कर को अदा की जाएगी मालिक की तरफ से। उसके बाद कुछ होती हैं जो पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, लेकिन वो भी परमानेंट डिसेबिलिटी है बट वो पार्शियल है, तो उसके लिए लॉ में एक स्केजुअल पूरा गिवन है जिसके मुताबिक वो 90%, 80%, इवन 10% भी होती है। तो उसी के हिसाब से वो फिर टोटल अमाउंट 100 हो तो 5 लाख है, तो वो 90%, 80% उसी 5 लाख का करके तो वो वर्कर को या उसके फैमिली को वो अमाउंट पे की जाती है। तो लाइक मैं उसमें 1-2 एग्जांपल्स हैं वो दे देता हूँ। अगर एम्पुटेशन थ्रू शोल्डर जॉइंट्स हो जाए, आपके जो शोल्डर जॉइंट्स हैं उनके दरमियान में कोई एम्पुटेट हो जाए आप, तो उसकी जो कंपनसेशन है वो 90% के हिसाब से दी जाएगी। वो 90% डिसेबलमेंट लॉ के हिसाब से कंसीडर की जाती है। आपका एक हाथ कट गया या
एक हाथ और 4 उंगलियां कट गई तो वो 60% है। सिर्फ एक हाथ की 4 फिंगर्स जो हैं वो लॉस हो गया तो वो 50% है। इसी तरह आपके हिप जो है उसमें एम्पुटेशन आ जाए तो उसमें 90% उसको कंसिडर किया जाता है। इसी तरह एक उंगली, एक थंब, इनका ये सारा 20-30 ये लॉ में गिवन है। तो आपको उसी हिसाब से स्केड्यूल देख के तो अपनी कंपनसेशन डिमांड करनी चाहिए। अच्छा, एक तो ये हो गया कि परमानेंट डिसेबिलिटी, एक डेथ हो गई। दूसरी हो गई डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें तो उसमें आ गया परमानेंट, टोटल या परमानेंट पार्शियल। तो ये डिसेबिलिटी के टाइप्स हैं। इसके अलावा एक और कंपनसेशन जो मेजर बेनिफिट है जो कि नॉर्मली वर्कर्स को नहीं पता होता, वो ये है कि जब आप डिसेबल हुए किसी इदारे में काम करते हुए तो पहले 4 दिन जो है वो वेट किया जाएगा आपकी उस डिसेबिलिटी को असेस करने के लिए। उसके बाद मालिक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको हाफ मंथली पेमेंट करेगा। आपकी जो भी वेज बनती है, टोटल वेज, उसमें से लीगल डिडक्शंस करके जो उसकी हाफ पेमेंट बनेगी वो आपको पे की जाएगी। वो कब तक पे की जाएगी ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। वो हाफ मंथली पेमेंट या तो डिसेबिलिटी के पीरियड तक, वो 2 महीने है, 4 महीने है, 1 साल है, वो हाफ मंथली पेमेंट आपको पे की जाएगी और आप उसके हकदार हैं। या फिर वो 5 साल तक पे की जाएगी। जो भी पीरियड इसमें से कम होगा वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पीरियड तक है। मिसाल के तौर पर अगर एक वर्कर है जिसकी डिसेबिलिटी हुई है और वो घर पे है, कोई काम नहीं कर सकता, तो उसको हाफ मंथली पेमेंट हर महीने मालिक पे करेगा। वो पे करेगा 5 साल तक, या फिर 5 साल से कम पे सिर्फ एक सूरत में होगी कि वो वर्कर ठीक हो जाए, उसकी वो डिसेबिलिटी, इनकैपेसिटी ख़त्म हो जाए, तो वो जो है ना उसकी अमाउंट कट करके वो दोबारा काम पे जाएगा। तो ये आज की वीडियो थी जिसका आप सबको दोस्तों को जानना ज़रूरी था। इस टॉपिक के बाद एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे एक नई वीडियो में। बहुत शुक्रिया।